तो वेलकम बैक। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 तक चल रहा है फिजिक्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ यानी कि कूलम के नियम, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो जितना लोग हिंदी वाला है बच्चा सबसे पहले सुन लेगा। कूलम्स लॉ होता है क्या, डिफिनीशन तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा क्योंकि दोनों का सेम ही सिस्टम रहेगा। तो सुनो, सबसे पहला नंबर बता जाना, आवेश कितना प्रकार का होता है, क्वेश्चन बताओ। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन बताओ, आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, अभी बताना, आवेश को पॉजिटिव नेगेटिव निर्धारण कौन किया था? फ्रैंकलिन ने। घर्षण विद्युत के सिद्धांत कौन दिया था? गिलबर्ट दिया है। घर्षण विद्युत गिलबर्ट है। हाँ, फिर उसके बाद जरा सा और भी क्वेश्चन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कि आवेश जो होता है क्या, तो पॉइंट लाइक होता है, छोटा छोटा। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहला नंबर तो दो बिंदुगत आवेश। आवेश कहने का मतलब क्या होता है, Q1 और एक लेंगे Q2, ये दो हो गया आवेश। तो कूलम के नियम कहता है क्या, उसको पहले स्पष्ट ढंग से समझिए। दो बिंदुगत आवेशों के बीच, आवेशों के बीच ये लगने वाले, तो दो प्रकार के बल होता है। बल भी दो प्रकार का होता है। अगर सिंपल बल पूछे जाएंगे तो एक होता है टचिंग फोर्स, एक होता है नॉन टचिंग यानी कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट। लेकिन दोनों में एक चीज होता है, या तो एक बार ट्रैक्शन होगा या तो फिर रिपल्सन। तो यहाँ पर दो प्रकार के बल लग सकते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट लगेगा तो ये अट्रैक्शन का हो सकता है या फिर आपका रिपल्सन का हो सकता है। अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो आकर्षण बल कहिए या तो फिर विकर्षण बल। ठीक है, दो चीजों का ध्यान रखना। दो आवेशों के बीच, सवाल को पहले समझते चलना, उसके बाद समझते चलना। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कूलम के नियम क्या है, तो पहला पॉइंट, दो आवेशों के बीच या बिंदु बद्ध, बिंदु समझ रहे हैं, छोटा छोटा चार्ज होता है। तो दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले कूलम, कूलम जो बल होता है, तो कूलम ऐसे नहीं रखिएगा, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, विकर्षण को ही प्रतिकर्षण कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स को हम कूलम बल कहते हैं। कूलम बल या तो फिर स्थिर विद्युत बल कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। अब कूलम के नियम इसमें क्या है, तो पहला सवाल यहाँ पर क्या था कि स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो भी आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। क्योंकि आवेश के बीच लग रहा है, ये आपका कैसा बल है, तो विद्युत बल भी है और केंद्रीय बल भी है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कैसा बल है, तो स्थिर बल भी है, सॉरी ये आवेशित जिसको कहते हैं विद्युत बल भी है और आपका केंद्रीय बल भी है, यानी कि सेंट्रीपिटल भी और साथ साथ इलेक्ट्रिकल भी है। अब जरा सा समझेंगे नियम क्या कहता है। तो नियमों के अनुसार जब दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, कौन सा बल, स्थिर विद्युत बल, जिसको कहते हैं हम लोग F, क्या करते हैं F। तो F जो समानुपाती होता है वो आपका होता है Q1 अनुपात Q2, और ये होता है कूलम का पहला नियम, कूलम का पहला नियम। अब जरा समझेंगे फिर से, कूलम के नियम किसको कहते हैं, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसी को उलट के खाली ट्रांसलेट कर देना, और कुछ करना नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके किसके बीच लगेगा, चार्ज के बीच लगेगा। हाँ, तो एक जो लग रहा है चार्ज वन लगा रहा है किस पे, चार्ज टू पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा अप्लाइड होता है, फोर्स हमेशा अप्लाइड होता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स, यानी कूलम्स लॉ के अनुसार applied force, the applied electrostatic force is directly proportional to Q1 into Q2। अब फिर समझते हैं, दूरी जो होता है दोनों के बीच की दूरी, अगर मान ले जाए R है, R कितना है, दूरी है, दोनों के बीच की दूरी R, तो R जो होता है दोनों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसको कहते हैं कूलम के द्वितीय लॉ। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कूलम, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ कूलम, और इसको द्वितीय नियम कहते हैं। तो इसको वर्ग व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं, वर्ग व्युत्क्रम नियम। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कूलम के किस नियम को वर्ग व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, इनवर्सली स्क्वायर लॉ या इनवर्सली स्क्वायर रूल, कूलम के दूसरे नियम को कहते हैं इनवर्सली स्क्वायर रूल। तो ये वर्ग क्यों होता है, तो वर्ग का मतलब आ गया स्क्वायर, व्युत्क्रम इसलिए कि एक बटा में है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया वर्ग व्युत्क्रम के नियम। अब समझिए,
हम ये दोनों को मिला देंगे, यदि दोनों को क्या करते हैं मिला देंगे, तो एक इक प्रोपोर्शनल टू ऊपर वाला ऊपर Q1 Q2 और नीचे वाला नीचे, नीचे वाला नीचे, ये बन गया आपका है प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। कोई तकलीफ है इसमें नहीं। हाँ, तो कूलम्स लॉ हेडलाइन लगाओ, हम बोलते हैं उसको लिखो, लिखो सबसे पहला नंबर, फोटो तो बाद में बनाना है, ठीक है। देखो दो बिंदुवत या स्थिर आवेश, सब लिखेंगे, दो बिंदुवत या स्थिर आवेशों के बीच की जगह मध्य भी लिख सकता है। दो बिंदुवत या स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो बिंदुवत या स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल स्थिर विद्युत बल होता है, स्थिर विद्युत बल होता है, स्थिर विद्युत बल होता है। हाँ, अंग्रेजी वाला बच्चा लिख लेगा। अब उसके बाद उतना लिख लिया है, अब इसके बाद देखो Q1 हो गया और Q2 हो गया, दोनों पर क्या हो रहा है, ये लगा रहा है इस पर और ये लगा रहा है इस पर, तो ये हो गया फोर्स। अच्छा, डिफिनीशन लिखने का अपना अपना तरीका होता है, पहले से याद रखो, लिखे वही, ठीक है, लिखे कुछ भी, लेकिन अर्थ हमको क्या निकलना चाहिए, सेम टू सेम। ऐसा नहीं कि हम जो लिखवा दिए वो रट लो, बर्मा के लकीर हो जाए। तुम अपने मन से भी डिफिनीशन बना सकता है, समझ गया ना इस चीज को, अपने मन से भी डिफिनीशन बनाएगा, लेकिन अर्थ वही निकलना चाहिए, अर्थ वही निकलना चाहिए। तब यहाँ पे समझिए कि चार्ज 1 Q1 और क्या होता है Q2, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब सवाल है कि आकर्षण किसको होता है, रिपल्सन किसको होता है। समझो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, तो ये जो लगेगा आपके पास ये होगा रिपल्सन, ये क्या होगा रिपल्सन, मतलब विकर्षण। अगर एगो पॉजिटिव है अगर निगेटिव रहता है, पॉजिटिव है वो निगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों, क्योंकि जात इसका अलग है, और रिपल्सन क्यों, क्योंकि जात उसका सेम है। तो ऐसे याद रखना है, सेम जात है, ठीक है, रिपल्सिव करेगा, प्रतिकर्षण करेगा और अट्रैक्ट। तो एक बराबर Q1 इंटू Q क्या हो गया, R²। अब जानता है कि प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R², जहाँ K आपका क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया, फिर K क्या रहेगा, कांस्टेंट, K क्या रहेगा, कांस्टेंट। हिंदी में उसको क्या करते हैं, नियतांक करते हैं। अब इसमें भी वो समझ ले, कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसलिए नाम पड़ता है यहाँ पर स्थिर वैद्युत नियतांक, वैद्युत नियतांक, ठीक है। इंग्लिश में भी बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, कोई तकलीफ इसमें। अब जैसे K का मान आपसे पूछ देगा, हल्ला नहीं, K का मान होता है, तो K का मान अभी हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, बाद में फिर आपको बताएंगे। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई का मान जानते हैं कि वाइस पर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है परावैद्युतांक, यानी कि किसी भी मीडियम का परमिएबिलिटी, अंग्रेजी में परमिएबिलिटी का, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12, 8.85 गुना 10 के पावर -12। हम लोग सब निकालेंगे, पहले K का यूनिट निकालना सीखेंगे, जैसे फोर्स, तो फोर्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट, तो फोर्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। ये आपका ऐसा ही मात्रक पूछा, अगर सीजीएस पूछा जाएगा तो क्या बताइए, टाइम, DYN। अगर चार्ज का पूछा जाए कि चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो चार्ज का हम बताते हैं सीधे कूलम, बताते हैं ना जी, पिछला क्लास याद कर लो, एप्सिलॉन नॉट नीचे लिख दीजिए सर, ठीक है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट स्टेट बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज का होता है CSI। अब पूछा जाएगा कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, याद रखो, ऐसा मान नहीं लगा हुआ है। अब बताओ,
अब जैसे सीजीएस में यहाँ पे ध्यान देंगे, चार्ज का सीजीएस पूछा जाएगा तो ESU, तो दो चीज याद रखते हो गया ना। पिछला क्लास में बताया था कि बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन, चार्ज का क्या होता है सीजीएस में डाइन, और चार्ज का बताए थे ऐसा है कूलम, और सीजीएस में क्या बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि E का तो वैल्यू समझ लिए कि E का मतलब एप्सिलॉन K इसमें होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग पहले जानते हैं कि K का ऐसा है मात्रक क्या होगा। ये भी आपसे पूछ सकता है कि स्थिर वैद्युत नियतांक का ऐसा है मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे वो सबसे पहले नंबर सुनो। तो हम देखो K का निकालना चाहते हैं, तो K बराबर ये भागा वाला कहाँ जाएगा F इंटू आर के, गुना वाला कहाँ जाएगा भागा में, तो Q1 इंटू Q2। कोई तकलीफ इसमें नहीं ना। अब लिखते हैं K का SI यूनिट, SI यूनिट मतलब होता है मात्रक। अंग्रेजी बच्चा लिखेगा SI यूनिट ऑफ K, ठीक है। तो क्या लिखेगा बल, पहले क्या लिखा बल, तो बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन। ये दूरी है तो दूरी का क्या हो गया, ये चार्ज है तो चार्ज यानी कि C2 वो जे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर C के पावर -2। कोई दिक्कत। अगर पूछा जाए कि सीजीएस यूनिट कौन यूनिट, अब यहाँ पर समझो बल डाइन का क्या बताएं, सॉरी बल का क्या बताएं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नीचे में ESU के होल कोई दिक्कत है, मतलब छापो इसको। सर एप्सिलॉन का मतलब क्या होगा, सीजीएस में हो गया पहले F लिखा है, तो F का मतलब हो गया डाइन, यहाँ से यहाँ पे रहते। चलिए देखिए ध्यान से जरा, तो K का ऐसा यूनिट निकाल लिया। अब डायमेंशन निकालो कि डायमेंशन मतलब क्या होता है, तो डायमेंशन का किसका निकालेंगे, तो डायमेंशन ऑफ K, तो K को डालेंगे पहले नंबर ऐसे बड़का ब्रैकेट में, डायमेंशन निकाल लेंगे सीधे जानता है किसी का भी डायमेंशन निकालो बड़का ब्रैकेट के अंदर डालो, क्या निकलेगा डायमेंशन, ठीक है। अब इसका क्या चाहिए यूनिट, यूनिट आपके पास ऐसा है कितना लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम के स्क्वायर। कोई तकलीफ इसमें। अब तुमको पता है कि न्यूटन्स का डायमेंशन कितना है, यानी कि फोर्स का डायमेंशन कितना होता है mLT/2, याद पहले बड़ा, ठीक है। यहाँ मीटर, मीटर का क्या होगा L, पावर 2 है तो क्या होगा 2। नीचे आओ, कूलम का हम बता रहे हैं पहले दिन से, कूलम का क्या होता है 80, ठीक है। तो स्क्वायर रहता है 1 स्क्वायर है, T का क्या होगा ऊपर ले जाओ। अब यहाँ पर आओ M, ठीक है, दो को ए को कितना, ये एक को n है दो को n है तो दोनों एक के साथ जुटेगा 3 को l के पावर 3। it पहले से माइनस है प्लस वाला है, नीचे दो कर जाएगा तो t के पावर कितना, ये अकेले है यानी k के पावर -2। ये हो गया तुम्हारा k का डायमेंशन। फटाक से नोट करो, अरे नोट करो फटाक से। K का डायमेंशन कितना हो गया mL3 T के पावर -4 और A के पावर -2। डायमेंशन यानी कि बीमा निकल गया है, ठीक है, लिखते भी रहिए। और अभी चुपचाप अभी हम बताए थे कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई, पाई का मतलब 3.14 सबको पता है, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है 8.85 गुना 10 के पावर कितना -12। ये सब के सॉल्यूशन करेंगे, नीचे से ऊपर सॉल्यूशन करेंगे तो K बराबर आएगा 9 गुना 10 के पावर 9, K बराबर आएगा 9 गुना 10 के पावर 9। और इसको याद कर लेना हमेशा कि K का वैल्यू कितना आएगा 9 गुना 10 के पावर 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है। जी हाँ। अब ये क्या आएगा, तो K का मात्रक ऊपर लिख ले हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो जब भी पूछा जाए आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9। एप्सिलॉन का मान पूछा जाए तो ये बताइएगा, एप्सिलॉन बराबर 8.85 गुना 10 के पावर -12, हाँ एप्सिलॉन नॉट। और K का वैल्यू जब भी पूछा जाए तो 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। हाँ, अब जल्दी समझेंगे कि अगर चार्ज एक कूलम का 2 चार्ज रहेगा, जैसे 2 चार्ज है वो Q1 है वो Q2, जैसे एगो इधरो भी चार्ज है वो इधरो भी चार्ज है, तो दोनों में अगर एक कूलम, इसमें भी है एक कूलम इसमें भी, अब बीच में दूरी भी रहेगा ना, वो दूरिया रहेगा कितना 1 मीटर के,
तो 1 मीटर का रहेगा तो कैसे, तो मतलब समझेंगे क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर दो आवेशों की मात्रा समान है यानी कि एक एक कूलम का, अब समझो पहले एगो चार्ज Q1 एगो चार्ज हो गया Q2, अभी दोनों डबल है कि Q1 भी है इक्वल है Q2 और दोनों का वैल्यू है 1 कूलम। कितना कूलम? 1 कूलम। और दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी यानी कि डिस्टेंस R बराबर कितना डबल है? 1 मीटर। कितना डबल है? 1 मीटर। तो R का वैल्यू 1 मीटर है, Q2 है सर, Q1 है, ठीक है, 1 मीटर। और चार्ज आपका कितना है? 1 कूलम दूरी। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, यानी कि लगने वाले बीच में स्थिर विद्युत बल कितना होगा, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अभी हम फिर से याद करेंगे। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर से याद करेंगे, क्या लिखा था। तो बल बराबर क्या होता है, अभी हम पढ़े हैं कूलम लॉ से, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यहाँ पर क्या के। अब समझो क्या समझना है, Q1 के वैल्यू कितना है? 1, और Q2 का वैल्यू कितना है? 1, और R के वैल्यू कितना है? 1 के स्क्वायर, ठीक है। 1 इंटू 1 बटा 1 बराबर कितना? 1। आगे के गुना है तो के, और के का मतलब अब ये भी कितना निकाले हैं? 9 गुना 10 का पावर, यानी कि 9 गुना 10 के पावर 9। अभी फोर्स में है तो फोर्स की मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो गो चार्ज है, सोचिए चार्ज अगर 1 कूलम है और दूसरको में चार्ज 1 कूलम है, बीचवा के जो दूरी है, दूरिया एगो ई चार्ज है एगो ई चार्ज, अगर मान लेते हैं दोनों में चार्ज के बीच के जो दूरी है भला 1 मीटर रहता है, तो उसके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल कितना है? तो उसके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान कितना होगा? 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। याद रहेगा, छापो गौर से। 1 कूलम बल की परिभाषा होता है क्या? तो सबसे पहला नंबर, 1 कूलम बल वह बल है जो समान आवेश, समान कहने का मतलब है इहो 1 कूलम और इहो 1 कूलम, दोनों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो, कितना मीटर हो? 1 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो और ये दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? तो सेम है तो ये लगेगा विकर्षण फोर्स। कौन फोर्स? प्रतिकर्षण फोर्स, रिपल्सन फोर्स। अगर इसमें फोर्स का मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन है तो इसे कहा जाता है 1 कूलम बल की परिभाषा समझा जाता है, ठीक है। 1 कूलम आवेश क्या है? तो जो समान आवेशों के बीच 1 मीटर की दूरी और लगने वाला बल 9 गुना 10 के पावर 9। कोई तकलीफ इसमें? अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। उससे पहले उसी में जानेंगे कि वेक्टर के निरूपण कैसे होता है। आपसे याद रखो, बल एक सदिश राशि है कि अदिश राशि, ये पहले बताओ। बल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि एक सदिश राशि है, ठीक है। अब ज्यादा बाहुबली बन रहा है गौतम कुमार नाटा, कुमार मोटू, ऐसे ऐसे करके बाहुबली बन रहा है। मोटू नहीं रहे, हाथी है। चलो ठीक है, जो भी रहे कुमार मोटू खाना, ठीक है, आगे समझिए। तो कूलम बल से रिलेटेड कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला नंबर, फैक्ट किससे रिलेटेड रहेगा? फैक्ट्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। फैक्ट्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हिंदी वाला बच्चा लिखेगा, कूलम बल से संबंधित कुछ नियम। तो पहला चीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। तो पहला पॉइंट, कूलम बल जो भी होता है वो तो आकर्षण हो सकता है या तो फिर आपका क्या होता है? विकर्षण। दो चीज दोनों प्रकार का हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और विकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। जब भी पूछा जाए कि कूलम बल किस प्रकार का होता है तो आप सीधे बताइएगा कि आकर्षण भी हो सकता है और विकर्षण भी होता है। नंबर 2, व्युत्क्रम वर्ग के नियम के समानुपाती होता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम यानी कि एक समानुपाती 1/r के स्क्वायर, तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब हो गया उल्टा और वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन। अब कैसे? आप समझिए, दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दीजिए, समझिएगा। अगर दूरी को हम दुगुना कर देते हैं, कै गुना? 2 गुना। क्वेश्चन ऐसी रहेगा कि यदि आवेशों के बीच की दूरी को हम 2 गुना कर देंगे तब फोर्स का मान कितना होगा? तब फोर्स का मान होगा 1/, के हिसाब से 2 दूनी 4, इतना गुना 1/4 गुना। अगर दूरी कहेगा आधा कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? आधा। आधा का मतलब होता है r का मान 1/2। तो ये आपका क्या होगा? फोर्स 1/1/2 के होल स्क्वायर, तो 2 दूनी, तो ये नीचे चला जाएगा तो क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना।
इसी को कहते हैं व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। मतलब दुगना तिगुना करेंगे तो बल हमारा सीधे हाफ आम चल जाएगा, आधा के स्क्वायर में चलेगा। अगर आधा करेंगे तो 4 गुना सीधे क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब इसको दूरी को घटाते जाएंगे तो बल हमारा बढ़ते चल जाएगा, और दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो बल हमेशा क्या होगा, घटते जाएगा। तो ध्यान सुनो, दूरी कुछ जैसे इतना दूरी है, ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके बढ़ा रहे हैं तो बल हमेशा क्या रहेगा, घटेगा। लेकिन दूरी को अब जैसे जैसे कम कर रहे हैं तो बल हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना, वो सिखाया ना बब सिस्टम में, जैसे जैसे नजदीक नंबर बढ़ता है दिल के धड़कन थोड़ा तेज। अब एलो नंबर, ठीक है, अब नंबर आया, ठीक है। अब जैसे जैसे जो दूर में रहता है ना तो उसको नंबर थोड़ा, अरे यार अभी बड़ी दूर है, थोड़ा सा फोर्स कम लगा, तो इस चीज को समझेंगे। अच्छा, तीसरा चीज है कि कूलम्ब बल फर्मी मीटर से लेकर के कुछ किलोमीटर तक काम करता है। तो फर्मी का मतलब होता है 10 के पावर 15 मीटर, इतना बराबर होता है 1 फर्मी मीटर। अब क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कि 1 फर्मी मीटर का वैल्यू कितना होता है, 10 के पावर -15। इतना से लेकर के कुछ किलोमीटर तक ही काम करता है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, सब चार्ज का अलग अलग होता है। समझ गए, सब में बने। तो हम कह सकते हैं कि कूलम्ब बल जो होता है 1 फर्मी मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक कार्य कर सकता है। बस यही चीज आपको समझना है। अच्छा, चौथा नियम ही कहता है कि अगर वेक्टर रूप में लाते हैं तब वेक्टर रूल को भी फॉलो करता है। जैसे F12 इक्वल टू -F21। अब ऐसे कैसे हो गया, तो ये समझिए, यहां से एगो आपका चार्ज 1 है, एगो चार्ज आपका 2 है, ई इस पर लगाएगा तो F21 हो गया, और इस पे चलेगा तो F क्या हो गया, 1 2। तो दोनों को देखो, डायरेक्शन क्या है, उल्टा ना है, तो डायरेक्शन उल्टा है तो वेक्टर में लेंगे तो सेम तो मैग्नीट्यूड रहा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, उल्टा। तो उसी वजह से क्या लगेगा, माइनस F12 इक्वल टू -F21। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि फोर्स वेक्टर है तो इसको वेक्टर में कैसे लिखते हैं, तो F का वेक्टर बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R²। यहाँ पर R कैप लगाते हैं, वो हमारा डायरेक्शन बताता है, वो डायरेक्शन बताता है, वो क्या बताता है, ई डायरेक्शन बताता है। क्या बता रहा है, डायरेक्शन। उसका कोई काम नहीं है, लेकिन इसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो डायरेक्शन बता रहा, वो लिख दिए, उससे पता चल गया कि कौन से नोटेशन में है, डायरेक्शन के वेक्टर के नोटेशंस में। समझ गया। अच्छा, अब ये जो डिपेंड करता है कूलम्ब बल किस पे निर्भर करता था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कूलम्ब फोर्स है वो माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम कहने का मतलब होता है मीडियम, ये मीडियम पर निर्भर करता है। समझ गए कि कूलम्ब बल किस पे निर्भर कर रहा है, मीडियम से। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ कूलम्ब बल्स में यही आपको समझना है कि सबसे पहला नंबर कि कूलम्ब बल दो तरह की, या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्सन। अगर समान चार्ज है तो दोनों के बीच रिपल्सिव हो जाएगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षित होगा। नंबर 2 में बताया कि व्युत्क्रम वर्ग नियम को क्या करता है, फॉलो, यानी कि दूरी को बढ़ाइएगा तो बल घटेगा और दूरी को घटाइएगा तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। कह सकते हैं उल्टा, कह सकते हैं उल्टा, दूरी बढ़ गया बल घट गया, और दूरी घट गया तो बल बढ़ गया। अगला कह सकते हैं कि अब फर्मी मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक कार्य करता है, तो फर्मी 10 के पावर -15। अब जरा समझो कि फर्मी किसको कहते हैं, पर केमिस्ट्री में पढ़ा है परमाणु, परमाणु एगो फिल्म के नाम भी है परमाणु, ये तो देखे कहानी जॉन अब्राहम। तो परमाणु के भी अंदर वो छोटा सा होता है नाभिक, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। और नाभिक का जो रेडियस होता है ना, त्रिज्या, उसको कहते हैं ना रेडियस, ये फर्मी मीटर होता है, 1 फर्मी मीटर। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नाभिकों की त्रिज्या किसमें नापी जाती है, फर्मी मीटर में। और परमाणु की त्रिज्या होता है 10 के पावर -10 मीटर से स्टार्टिंग, यानी कि एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम, 10 के पावर -10 बराबर 1 एंगस्ट्रम। और नाभिक हो गया 1 फर्मी मीटर। कोई तकलीफ है इसमें, नहीं ना, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो बोल सकता है, नहीं दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो